जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्य सेविका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखिए, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रतिक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। इसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन जो भी करना होगा वो आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये आयोग का प्रोसेस होता है, आयोग इसे खुद करवाता है। आप जब डीबी में बैठे होंगे तो वहां पे आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पूछा गया होगा एड्रेस के साथ। तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपने भरा होगा वहीं से आपकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अब उस जानकारी में एक्चुअली में होता क्या है, तो उस जानकारी में यही होता है कि प्रेजेंट टाइम आप पर कोई केस तो चल नहीं रहा है, या कोर्ट में आपके किसी केस की सुनवाई तो नहीं चल रही है, या किसी चीज की वजह से आप पर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है। इसके अलावा पहले आप कभी जेल जा चुके हैं या नहीं गए हैं, इस पर भी अपडेट किया जाता है। यही चीज पुलिस वेरिफिकेशन में कंफर्म की जाती है। उसके बाद आपका काम मतलब आयोग को पुलिस अपना डॉक्यूमेंट देता है डेटा कि भाई ऐसा कोई भी चीज नहीं इन पर चल रहा है, ये बिल्कुल क्लीन सिटीजन है, तो आपको जॉब मिलती है, ठीक है। और अगर आप पर केस एक्सेट्रा चल रहा होगा तो फिर आपको जॉब मिलने में कठिनाई हो जाती है, या कहिए कि आपको जॉब ना के बराबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन में यही होता है, इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं होता है। सब कुछ आयोग अपने कर लेता है, अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेता है। बाद में आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, आपका वेरिफिकेशन चलता रहेगा। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये कई महीने तक चल सकता है, तो ठीक है, वो धीरे धीरे होता रहता है। किसी भी अभ्यर्थी के बारे में अगर गलत इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस की तरफ, पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम में, तो उस समय उनको हो सकता है वहां से ज्वाइनिंग से निकाल दिया जाए, अगर ज्वाइनिंग करा दी गई। अगर ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। अलग अलग जिले का अलग अलग धीरे धीरे होता रहेगा। पहले एक जिले में होगा, फिर दूसरे जिले में होगा, ऐसे आपके डाटा को इकट्ठा किया जाएगा, जहां जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भरा होगा वहीं से, ठीक है। तो इसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट को इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, मुख्य सेविका कोर्ट केस को लेके भी बच्चे बहुत परेशान है। तो देखिए, इसको लेके आप परेशान मत होइए, ठीक है। ये अपना केस चल रहा है, इसे चलने दीजिए। इसमें जैसे आपकी भर्ती में काफी हल्ला है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, पैसा चला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जानने में बहुत लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने एक पैसा नहीं दिया है। सीधी सादी बात हम बता रहे हैं, इतना आसान नहीं है पैसा देके हो जाना। देखिए, हर भर्ती होती है, हर भर्ती में आजकल का एक ट्रेंड चल गया है, जब आपका सिलेक्शन होता नहीं है या आप कुछ नंबर से रह जाते हैं तो आप कहते हैं भर्ती में दाम लीजिए, ताकि भर्ती किसी तरह कैंसिल हो जाए और फिर से एक बार मौका मिल जाए। बस यही एक इंटेंशन होता है। अब देखिए, ये कि कोर्ट में जो केस चल रहा है वो उनका अपना फंडामेंटल राइट, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। आपका काम है, ज्वाइनिंग हो गई, आपका काम है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आयोग आपकी ज्वाइनिंग कराएगा। आयोग और उनके बीच का मामला है, आपको इसको लेके काम होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आयोग का मामला है, आयोग देख लेगा, आप कोर्ट केस को लेके ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की। तो अगली भर्ती एजीटीए की है, ठीक है। एजीटीए में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में एरर है तो आपको क्या करना है, कहीं मिसप्रिंट है तो आपको क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। सबसे पहला तो आप याद रखिए कि आपको एक एज प्रूफ देना होता है, और एज प्रूफ जो होता है वो आपकी 10th की मार्कशीट से होता है। इसकी 10th की मार्कशीट से आपका एज प्रूफ होता है, ठीक। तो एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है आपका क्लास 10 का, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये बहुत जरूरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसी से आपका एज प्रूफ पता चलेगा कि आप 21 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो मार्कशीट जो 10th की है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है वो 12th की मार्कशीट को तैयार रखना है, ठीक है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी जो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री है उसका जो बैचलर का जो आपका बैचलर जो है उसका आपका जो मार्कशीट है, बैचलर की जो मार्कशीट है, और
जो आपकी डिग्री, बैचलर की मार्कशीट और डिग्री, ये दोनों आपको तैयार रखनी है। ठीक है, बैचलर की मार्कशीट और डिग्री, ये 3 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको तैयार रखने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी बनवा लीजिए। ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि मेरा अगर सर्टिफिकेट गायब हो गया तो बनवा लीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है 3 डॉक्यूमेंट। इसके अलावा चौथा डॉक्यूमेंट होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि जो आपके जनरल को छोड़कर बाकी सबके होंगे, ओबीसी, एससी और एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर वो उस पर्टिकुलर डेट का है नहीं, थोड़ा पुराना है या कुछ पुराना है, तब भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य हो जाएगा, आप उस कैटेगरी में गिन लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर पुराना भी है तो चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिसेंट डेट का ही चाहिए, एकदम नया चाहिए, पुराना भी होगा तब भी आप मान्य हो जाएगा आपका। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का होता है, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट होता है, इसी में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपका किस डेट का होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का होना चाहिए, यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले का अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना है तभी मान्य होगा। अगर उससे पहले का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है, उसके बाद आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया, आपने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, आपको ईडब्ल्यूएस में नहीं माना जाएगा। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ईडब्ल्यूएस में ही छटते हैं, इसी वजह से ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट कि इशू की वजह से ही ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो काफी कम चला जाता है, कभी कभी एससी से भी कम चला जाता है। उसका रीजन यही है कि जो सर्टिफिकेट होता है वो प्रॉपर वैलिड नहीं होता है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कब का मान है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, अगर उस दिन तक का भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो मान है। अगर एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उसके बाद का अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो अमान्य मान लिया जाएगा, उसे माना नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी जो ओबीसी, एससी और एसटी का है वो पुराना भी रहेगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे बनवा लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको किसको बनवाना है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो रिजर्वेशन का लाभ लेने वाला है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन चारों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है। और आपका जो यूआर कैटेगरी होता है उसके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, यूआर कैटेगरी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, क्योंकि जो यूआर कैटेगरी में आते हैं वो किसी तरह का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बताता है कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, और जो कास्ट का बेनिफिट है, जो आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट है, वो मूल निवासी को ही दिया जाएगा, यानी जो यूपी का रहने वाला है उसे ही दिया जाएगा। इसलिए यूआर कैटेगरी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तब भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन बाकी जो कैटेगरी में यूज करेंगे आप लोग, अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक छठा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका गवर्नमेंट का आइडेंटिटी कार्ड होगा। ठीक है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, ठीक, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होगा, कोई भी कार्ड जो गवर्नमेंट ने इशू किया हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेनली आधार कार्ड रहे तो काफी अच्छा है, आधार कार्ड की बहुत ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, आधार कार्ड को ही ज्यादातर ये मान्य करते हैं, तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सातवां जो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी आपका जो डीबी का डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है, डीबी में भी आपके कुछ फॉर्म्स आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आएंगे जो डीबी का आएगा डाउनलोड करने के लिए, डीबी का फॉर्म, तो उसमें आपको 2-3 फॉर्म देखने को मिलेंगे, वो भी उसके साथ चाहिए होगा। ठीक है, जब डीबी कंडक्ट कराई जाएगी तो उस समय वो फॉर्म भी आपको चाहिए ही होगा। ठीक, इसके अलावा जो 8वां आपका है, ठीक है, 8वां जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि मान लीजिए आपका कहीं एरर है, किसी भी चीज का एरर आप में है, आपके सर्टिफिकेट में है, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम गलत है, माताजी का नाम गलत है, या आपका ही नाम मिसप्रिंट है, एड्रेस मिसप्रिंट है, कुछ भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, एक एफिडेविट बनवा लेना है, एफिडेविट बनवा लेंगे आप, और उसमें आप बता देंगे भैया ये गलती हुई है। ठीक है, एफिडेविट में आपको बताना है कि एफिडेविट आपने क्यों बनवाया, इसमें ये गलतियां हुई हैं, इस
इस गलती के लिए मैं ये एफिडेविट बनवा रहा हूं। तो एफिडेविट आप बनवा लीजिए कहां पे, अगर आपका नाम में मिस्टेक है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर या मिस्टेक है, तो आपको एक एफिडेविट भी अपना बनवा लेना होगा। ठीक है, ये जब डीबी कंडक्ट होगा उसके आसपास बनवाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूं कि अगर कोई आपका एरर होता है किसी भी तरह का नाम या एज या किसी भी चीज में, तो आपको कैसे उसको सही करवाना है, तो आपका एफिडेविट आपका होगा। ठीक है, एफिडेविट आपका ऑप्शन होगा। 9वां जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका फोटो। ठीक, फोटो बहुत जरूरी है। वो फोटो जो आपने फॉर्म में भरा था वही फोटो आपका चाहिए होगा। ठीक, 9वां जो डॉक्यूमेंट है फोटो, इसकी 8 कॉपी तो कम से कम आप तैयार रखेगा, 8 कॉपीज तो कम से कम अपनी तैयार रखेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपका अभी से तैयार कर लीजिए, खासकर ईडब्ल्यूएस वाले इस चीज को ध्यान देंगे। दूसरा, आप मैंने ये बता दिया कि कहीं भी एरर है तो आपको एफिडेविट बनवाना है। डीबी का फॉर्म, जब डीबी का नोटिस आ जाएगा उसी में वहां पर सटे हुए 2-3 फॉर्म होते हैं जो आपको भर के उस साथ में ले जाने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको तैयार फिलहाल रखनी है। ठीक, रखनी है सिवाय डीबी फॉर्म के और एफिडेविट के, बाकी आपको ये चीजें अपनी तैयार रखनी है। अगर गायब है तो अभी से बनवा लीजिए। ठीक, अब आप बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है जूनियर असिस्टेंट 55/12 की। जब से 1262 का रिजल्ट आया है 55/12 को लेके भी बड़ा कंफ्यूजन हो रखा है। ठीक है, अब 1262 से 55/12 को कंपेयर करने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि 1262 को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी अलग थी, 55/12 को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी अलग थी। 1262 में जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो उतना टफ नहीं था, 55/12 का क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही टफ था। ठीक है, नो डाउट है क्वेश्चन बहुत टफ था, हिंदी से लेके हर एक सेक्शन 55/12 का बहुत टफ था। कोई अगर कहे कि आसान था तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 55/12 का पेपर काफी टफ आया हुआ था। दूसरा, 1262 में 4 ही ऑप्शन आते थे, इसमें 5 ऑप्शन आए थे। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण था आंसर सही करने के लिए। ठीक है, तो 55/12 का कंपेयर 1262 से हो ही नहीं सकता है, तो फिर उसके कट ऑफ से क्या कंपेयर करना है। ठीक है, 55/12 को काफी लोग ये कह रहे हैं कि हम कहाँ पे टाइपिंग कर लें, मतलब कितने मार्क्स वाले बच्चे टाइपिंग कर लें और कितने मार्क्स वाले बच्चे तैयार हैं अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए टाइपिंग काफी लोग कह रहे हैं कि आप लोग देखिए कितने मार्क्स पाए हैं, तो टाइपिंग भी करते रहिए और आगे की पढ़ाई भी करते रहिए। पर फैक्ट ये है कि अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो आप वहां जाके प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप घर पे आके उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी ना आगे बढ़ेंगे। भाई आप क्लासेस में जो प्रैक्टिस किए उसके बाद घर में आके उसको प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर कैसे आप की स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ होगा क्या क्या ना कि हो सकता है कि जो 70 नंबर पाया हो वो टाइपिंग में बाहर हो जाए, लेकिन वही 55 नंबर वाला पाया हो टाइपिंग में पास हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन कभी उल्टा भी हो सकता है। टाइपिंग में कुछ भी नहीं कह सकते, टाइपिंग में बहुत लोग छट जाएंगे, अच्छे खासे लोग, अच्छे स्कोरर लोग भी छट जाते हैं टाइपिंग में। तो टाइपिंग इसका बहुत ही टफ होता है, उसको हल्के में लेना है। इसीलिए जो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनसे ये आप कह रहे हैं कि आप टाइपिंग भी करते रहिए इतने नंबर वाले और प्रैक्टिस भी करते रहिए, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, या तो टाइपिंग ही कर पाएंगे वो, या तो कोई और चीज पढ़ पाएंगे। हालांकि अभी पेट 2025 पर आप लोग फोकस कीजिए, जिनके नंबर कम है खासकर वो अभी टाइपिंग होल्ड करके पेट 2025 पर फोकस कीजिए और उसको पे अच्छे स्कोर पाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो टाइपिंग और पढ़ाई दोनों एक साथ हो नहीं पाएगी, इतना आसान नहीं है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है टाइपिंग को लेकर। ठीक है, टाइपिंग को लेकर जो कट ऑफ जा सकती है अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था यूआर कैटेगरी में काफी लोग कम नंबर बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 40 से 44, 40 से 44 मार्क्स हैं। तो आपकी टाइपिंग के लिए आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 40-44 में भी अगर आपको संशय लगता है तो प्लीज आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कीजिए, टाइपिंग छोड़ दीजिए। सीधी सादी बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि 40 मार्क्स पर भी बहुत कम चांसेस है हो जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो आपका थोड़ा हाई जाएगा। सीधी सादी बात है टाइपिंग की कट ऑफ से। तो अगर आप बॉर्डर पे भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइपिंग करनी चाहिए। टाइपिंग की जगह आप फोकस कर सकते हैं दूसरे एग्जाम पर। ठीक, लेकिन जो कट ऑफ आपकी टाइपिंग की यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ये 3 की जो आपकी कट ऑफ रहेगी टाइपिंग की वो सेम ही रहेगी, 40 से 44 और 40 से 44, क्योंकि ये हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, एससी कैटेगरी की जो आपकी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ टाइपिंग की रह सकती है वो 37 से 39 रह सकती है। कितनी? 37 से 39। एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रह सकती है शेड्यूल ट्राइब की, वो हो सकती है 32 से 34।
32 से 34। और फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी, फीमेल की जो कट ऑफ आपकी रहेगी वो रहेगी 38 से 40 के बीच में। ठीक है, 38 से 40 के बीच में फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग की। किसकी? टाइपिंग की ये कट ऑफ है। ठीक, अगर आप इसके बॉर्डर पे हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी दूसरी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। पेट 2025 से बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो आप उधर फोकस कीजिए, क्योंकि टाइपिंग और पढ़ाई एक साथ हो नहीं पाएगी, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो फोकस कीजिए पेट 2025 पे, क्योंकि उससे बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आने वाली हैं और अच्छी खासी सीट पर भर्ती आने वाली है, तो वहां स्कोर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनल कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फाइनल कट ऑफ कोई भी क्लियर नहीं बता सकता है, किसी का भी कितना भी डेटा हो क्लियर नहीं बता पाएगा, यही फाइनल कट ऑफ जाएगी। उसका मेन रीजन है यही टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग में होता क्या है कि अच्छे मार्क्स वाले भी छट जाते हैं और कम मार्क्स वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ कोई बता नहीं सकता है, चाहे कितना भी डेटा हो। फिर भी जो फाइनल कट ऑफ की उम्मीद है वो 55 से 57 नंबर अगर आपके हैं यूआर कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर के चांसेस कम है, मुझे जहां तक लगता है 57 से ऊपर कट ऑफ जाना कठिन है, क्योंकि पेपर टफ आया था। इसके अलावा अगर आपके मार्क्स 53 से 55 के बीच में है तो आप प्रैक्टिस ओबीसी का फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 51 से 53 के बीच में है तो ईडब्ल्यूएस का ये फाइनल सिलेक्शन 51 से 53 के बीच में हो सकता है। 41 से 43 है तो आपका एससी कैटेगरी में आपके चांसेस बनते हैं। ठीक है, 35 से 37 है, 35 से 37 है तो आपका एसटी कैटेगरी में चांसेस बनते हैं। और फीमेल कैटेगरी का 42 से 44 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। तो ये आपका कट ऑफ रह सकता है फाइनल का। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, अप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया टाइपिंग इस भर्ती का मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।